Hi everyone, welcome to the class once again. I hope you are all doing good. मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी सेहत में होंगे. अच्छा, इस चैप्टर में करंट सिटी के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे थे. पहले 5 सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे. मैं याद दिलाना चाहूँगा, पहले 5 सवाल ये किए थे हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 एंड 5. इन सवालों के तो जवाब हम लोगों ने देख लिए क्या हैं और इनके सोल्यूशन मैंने बता दिए हैं. आज हम करेंगे 6 से 10 तक इस एक्सरसाइज से सवाल, जो अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें एक ऑप्शन सही होगा. ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड अपॉन करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक. बेसिक फॉर्मूले सबको ध्यान होंगे कैसे सवाल किए जाते हैं इस चैप्टर में. तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट. तो भाई 2 ओम रेजिस्टेंस ये है, इसमें पता करना है करंट कितना है. 5 ओम यहां है, 10 ओम यहां है, 20 वोल्ट 10 वोल्ट का बैटरी लगा है. अच्छा, इस सर्किट में क्या करना होगा कि करंट 2 ओम निकल जाए. देखो यहां पे ये वाली सर्किट कंप्लीट इस तरफ है, ठीक है, और यहां पे ये वाली सर्किट है इधर. तो अगर हमें किसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए इसके बीच, तो पता कर चल सकता है हमें कि भाई हाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में. तो क्या कुछ ऐसा करें, देखो या तो ऐसा हो सकता है कि इसमें मान लो करंट गया I1, ठीक है, और यहां से करंट I1 गया, यहां कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, मान लेते हैं I2 चला गया यहां पे, और फिर ये I2 जो है इस सर्किट में फिर फ्लो हो रहा है. अच्छा, I1 गया अगर ऐसे, I1 गया ऐसे, फिर अगर इधर I1 आ रहा है, जरा खुद से सोचो इस डायग्राम को कि यहां पे 2 ओम ऐसे लगा हुआ है. ये एक इंडिविजुअल सर्किट सोचो, ये एक इंडिविजुअल सर्किट सोचो. क्या कुछ ऐसा हो सकता है अगर मैं दो अलग अलग सर्किट दिखाऊं. मान लो एक सेल इस तरफ है, यहां पे इस तरह लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास है 10 वोल्ट का सेल और ये है 5 ओम का बैटरी, सॉरी 5 ओम का रेसिस्टर. इंडिविजुअल ये सर्किट है और यहां पे हमारे पास इंडिविजुअली 10 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है और ये 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है. ये रहा हमारे पास 10 ओम. क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं इन दोनों वायर्स को जोड़ दूं और यहां पे एक रेसिस्टेंस लगा दूं, तो क्या कोई करंट चलने लगेगा? ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है? भाई इंडिविजुअली इसमें करंट फ्लो हो रहा है, भाई कोई पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स तो नहीं लगा रहे ना हम बीच में. एक नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग वाला सवाल है, थॉटफुल क्वेश्चन है. इसी तरह यहां पे इंडिविजुअल करंट फ्लो हो रहा था इसमें, मान लो इसमें I1, मान लो इसमें I2. तो ये क्या मतलब हम यहाँ वायर से वायर एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो एक नया करंट फ्लो होने लगेगा. जब तक आप पोटेंशियल का सोर्स नहीं लगाओगे तब तक कैसे करंट फ्लो होगा? कोई बैटरी का सोर्स नहीं आ रहा है बीच में, ठीक है. कभी भी सर्किट में देखना कुछ ना कुछ हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का सोर्स होता है, तब जाके वहां पे करंट फ्लो होता है, या तो करंट डायरेक्शन में कोई रेजिस्टेंस लगा हो तब करंट फ्लो होता है. यहां पे तो आपने एक इंडिविजुअल सर्किट, ये इंडिविजुअल सर्किट, ये बीच में वायर लगा दिया, कैसे फ्लो होगा यहाँ पे करंट? ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है. यहाँ पे वी कैन नॉट लेट एनी करंट फ्लो थ्रू दिस वायर. इसमें कोई वायर में करंट फ्लो नहीं होगा. इंडिविजुअल करंट इसमें फ्लो होगा, एक कुछ I1, इसमें फ्लो होगा कुछ I2. यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, वो जीरो ही रहेगा. ठीक है, ऐसे करेंगे सवाल. थॉटफुल क्वेश्चन है, ज्यादा वक्त नहीं देना है. पिछले बार ये जेईई मेंस में आ चुके हैं. तो एक बात तो क्लियर हो रहा है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं हमारे जेईई मेन एग्जामिनेशन में. नेक्स्ट थिंग, तो यानी कि आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0 एम्पियर. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थॉटफुल क्वेश्चन की बस सोच के हमें जवाब देना है कि इस तरह के सर्किट में, इस वायर में, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा. सीखने वाला सवाल है, लर्निंग क्वेश्चन. 7th, इन सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम और यहाँ 8 ओम. ठीक है ना. दिया हुआ है सब क्वेश्चन में कि 3 ओम रेजिस्टेंस में 0.5 एम्पियर करंट है, 3 ओम रेजिस्टेंस में 0.25 एम्पियर है, 4 ओम में 0.5 एम्पियर है, 4 ओम में 0.25 एम्पियर है. पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है. तो हमें देखना है 3 ओम और 4 ओम में चेक कर लें कि कितना करंट फ्लो हो रहा है. 3 ओम ये रहा हमारे पास और 4 ओम रहा हमारे पास, ये रहा. ठीक है, तो सबसे पहले 3 ओम में तो आसानी से निकल सकता है. वो ऐसा इसलिए कि सिंपली पता कर लो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है. मैं पूरे सर्किट को दिखा देता हूं. यहां पे 9 वोल्ट ये लगा है, 3 ओम, 8 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 8 ओम,
और ये हमारे पास फिर है यहाँ पे 8 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम। ठीक है, ये रहे हमारे पास सर्किट ऐसा, और ये रहा 9 वोल्ट का सेल। अब इसमें पता करना है 3 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो बहुत सिंपल है कि पहले क्यों ना हम लोग पता कर लें कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। 2 4 6 2 8, 8 और 8 पैरेलल में तो हो जाएगा 4, फिर 2 4 2, फिर 8, 8 और 8 पैरेलल में 4। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये 8 और ये 4 बना दिए, तो 3 4 7 to 9 ओम रेजिस्टेंस। तो आर नेट हुआ इस सर्किट का 9 ओम। करंट जो फ्लो होगा I, that will be equal to V by R net, यानी कि 9 वोल्ट बाई 9 ओम, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट गया हमारे पास सर्किट में, ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे I इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर गया यहाँ 3 ओम से, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे दो पार्ट्स में। मान लेते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1 और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ I2 के फॉर्म में, दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर इधर भी 1 ओम 1 एम्पियर करंट चला जाएगा। तो पता कर ले हम लोग I1 और ये I2 की वैल्यू कितनी होगी, ये पता कर सकते हैं हम लोग। अच्छा देखो, I1 की वैल्यू कैसे निकल के आएगा, हमें पता चल रहा है कि 1 एम्पियर करंट आ रहा है और I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये तो हमें पता है कि इस सर्किट में और इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि देखो, 2 यहां पर नेट कितना था 4, 2 4 6 2 8, 8 यहां पे है और 8 यहां पे है। जाहिर सी बात हमारे पास कि 0.5 एम्पियर करंट जाएगा इसमें, बहुत लॉजिकल है ये। इसमें कितना जाएगा 0.5। इसी तरह अगर यहां देखें, हम लोग आगे बढ़े इस पार्ट में देखें, तो 0.5 भी दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग I3 और इसकी वैल्यू लिख देते हैं I4, जो कि हो जाएगा 0.25 और ये 0.25 एम्पियर। कैसे, 8 2 4 6 2 8, 8 8 है, बराबर है, यानी कि बराबर रेशियोस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 0.25। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 3 ओम रेजिस्टेंस इज 0.5 एम्पियर, नो 1 एम्पियर है। तो गलत है, 3 ओम रेजिस्टेंस 0.25 एम्पियर, नहीं भाई 0.25 भी नहीं है, 1 एम्पियर है। 4 ओम में 0.5 है, नो 4 ओम में 0.25 है। दिख रहा है हमें साफ साफ, यहाँ पे 4 ओम में 0.25 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टेप वाइज करो, ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी कोई भी क्वेश्चंस करने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन, which of the following statement is false? 1. In a balanced Wheatstone bridge, if the cell and the galvanometer are exchanged, the null point is disturbed. पहला चीज। दूसरा, a rheostat can be used as a potential divider. तीसरा, Kirchhoff's second law represents energy conservation. D. Wheatstone bridge is the most sensitive when all the 4 resistance are of the same order of magnitude. देखो, पहला देखो, इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर आर एक्सचेंज द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब्ड। भाई हमारे पास अगर ग्रेट व्हीटस्टोन ब्रिज अगर मैं बनाऊं, यहां पे देखो ऐसा बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज। मान लो इधर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है, इधर हम लोगों ने सेल लगाया है। इन दोनों पॉइंट्स का टर्मिनल पोटेंशियल तो सेम होता है, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है। तो हमें कहाँ मिलेगा, हमें मिल जाएगा नल पॉइंट तो यहीं कहीं मिल जाएगा कि कहाँ पे, अगर हम देखें, अगर एक यहाँ पे सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो रेसिस्टेंस रेशियो में होना चाहिए। तो चाहे सेल इसके क्रॉस लगा दो, यहाँ पे लगा दो, आपको नल पॉइंट तो सेम जगह मिलेगा। सेल कैसे भी लगा दो, चाहे इसे मीटर ब्रिज के केस में सोच सकते हो, मीटर ब्रिज के केस में सोच सकते हो कि सेल बदल लो और हमारे पास अगर गैल्वेनोमीटर बदल दो तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा, नल पॉइंट इज नॉट डिस्टर्ब। In a balanced Wheatstone bridge, if the cell and galvanometer are exchanged, the null point is disturbed. No, ऐसा नहीं होता है, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है, इट्स अ गलत रॉन्ग स्टेटमेंट। A rheostat can be used as a potential divider, yes it can be used as a potential divider, ठीक है ना, क्योंकि हम रेजिस्टेंस वैरी कर सकते हैं इससे। Kirchhoff's second law represent energy conservation,
चार्ज कंजर्वेशन के बारे में है यहाँ पे, इट्स नॉट एनर्जी कंजर्वेशन, ये है सॉरी ये एनर्जी कंजर्वेशन ही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, व्हीटस्टोन ब्रिज इज द मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द फोर रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यस, इट्स मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल फोर्स आर ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तब बहुत सेंसिटिव होता है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th, in a large building there are 15 bulbs of 40 watt, 5 bulbs of 100 watt, 5 fans of 80 watt and 1 heater of 1 kilowatt. The voltage of the electric mains is 220 volt. The minimum capacity of the main fuse of the building will be 8 ampere, 10 ampere, 12 ampere, 4 ampere। कि इतना करंट तो ये अलाउ कर दे फ्लो होने से, इसका मतलब यही है कैपेसिटी। टोटल पावर कंज्यूम निकाल लेंगे हम लोग, तो वो होगा देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 40 वाट। तो टोटल पावर जो कंज्यूम हो रहा है वो होगा 15 इंटू 40 प्लस 5 बल्ब्स ऑफ 100 वाट प्लस यहां पे है 5 फैंस ऑफ 80 वाट and 1 heater of 1 kilowatt, 1 kilowatt that is 1000 watt, ठीक है। The voltage of the electric mains is 220 volt is equal to 15 into 4 600, 5 into 100 500, 8 5 40 400 plus 1000, 600 1100 plus 400 1500 plus 1000, so 2500 watt। इतना तो पावर कंज्यूम हो रहा है 2500 watt। तो हमारे पास करंट कितना हम जानते हैं, पावर इक्वल्स टू आई इंटू वी। आई निकाल लें पावर बाई वी से, 2500 डिवाइड बाई 220 कैंसिल आउट हो गया 0, तो 2500 समवेयर अराउंड ये निकल के आएगा। देखो 250 डिवाइड बाई 22, तो दिस विल गिव मी समवेयर अराउंड 250 220, और अगर हम एक बार 25 बाई 22 करें तो 1.31 समथिंग 1.1 आ गया। और फिर इसके बाद अगर आगे करें तो बचेगा हमारे पास 25 8 टाइम्स ये आएगा 8 एंड देन 80 समवेयर अराउंड 7 1.17, तो 11.7 एम्पियर आएगा। 11.7 एम्पियर कुछ करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, ये निकल के हमारे पास आ रहा है। तो अगर इसे हम सॉल्व करें, यहाँ पे इसे निकाले 11.7 एम्पियर आ रहा है, यानी करंट जो इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो कितनी होगी, यहाँ पे 8 10 12 14 दिया है, तो 12 एम्पियर होगा। भाई ये लगा दो, इतना फ्यूज लगा दो, ये लगाना जरूरी होगा, तभी इतना करंट अलाउ कर सकते हैं हम फ्लो होने के लिए, 11.7 एम्पियर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। A rigid container with thermally insulated walls contains a coil of resistance 100 ohm। यहाँ पे rigid container हमारे पास, उसमें coil लगा 100 ohm का, carrying current of 1 ampere। Change in internal energy after 5 minutes will be। देखो change in internal energy निकालना हमारे पास यहाँ पे, तो हम देखें कि कितना एनर्जी हम लोगों ने डिलीवर किया है। 100 ohm का रेजिस्टेंस है, करंट है 1 एम्पियर और 5 मिनट टाइम है। तो अगर हम लोग एनर्जी जो डिलीवर हुआ है, energy delivered, that will be equals to I square RT। करंट हमारे पास 1 एम्पियर है, रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस यहाँ पे है 100 ओम का, और टाइम है 5 मिनट, सो 5 इंटू 60, ठीक है। तो 100 इंटू ये 5 इंटू 66 530 300, 300 इंटू 100, तो दैट विल गो 3 इंटू 10 टू पावर 4 जूल्स, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, तो दिस विल बी समवेयर अराउंड 30 किलो जूल्स। अब भाई इतना आपने एनर्जी डिलीवर किया है, तो दिस एनर्जी विल बी इम्पार्टेड टू द थर्मली इंसुलेटेड वेसल, कोई किसी तरह डिसिपेट नहीं होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा हमारे पास वो होगा सेम 30 किलो जूल का, फ्रॉम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऑल एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड हियर, तो 30 किलो जूल इज द राइट आंसर फॉर दिस। ये तो क्वेश्चन नंबर 10। ये सब सवाल जो है पहले जेई में आ चुके हैं, हमें समझ में आया कि जेई मेंस में किस तरह क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, कि आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाएं कि हाँ कॉन्सेप्ट यू आर क्लियर।
और आप बखूबी कर सकते हो। देखो जेईई मेन में क्या है कि आप ज़्यादा सवाल करिए, अच्छा रैंक आएगा, तो इवन इन द केस एडवांस में अगर आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हो तो फिर एटलीस्ट यू विल गेट एन गुड एनआईटी, ठीक है ना। एडवांस इज फॉर आईआईटीज, मेंस में आपको गुड एनआईटीज मिल सकते हैं। इफ यू स्कोर मैक्सिमम, ज़्यादा सवाल मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे तो वहाँ पे अच्छा रैंक बनेगा। एनआईटी के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे, एनआईटीज के अच्छे ब्रांचेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एडवांस में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो जाहिर सी बात है एवरीवन विल लाइक टू गो इनटू एन आईआईटी, द गुड ब्रांच। तो मेरी इस तरह हम देख रहे हैं क्या क्या आएंगे। अगले एक्सरसाइज में हम एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि पहले के सालों में कैसे एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आए हुए हैं, कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना। ये था आज के लिए एक्सरसाइज, और अगले एक्सरसाइज में मैं कुछ और सवाल डिस्कस करूंगा। होप कि आप इंजॉय कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, आप सीख रहे हैं इन सारे क्लासेस से। आई विल मीट यू विद सम मोर न्यू कॉन्सेप्ट्स इन नेक्स्ट क्लास. Till the time, thank you everyone for joining me and wish you all the very best.